12 घंटे में इजराइल के दो हमले से जबरदस्त हलचल है। बेरूत के बाद इजराइल ने तेहरान पर भी हमला तक अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराया है। हानिया अपने अंगरक्षक के साथ मारा गया है। हमास ने भी अपने फिलिस्तीनी ग्रुप लीडर इस्माइल हानिया के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। 12 घंटे पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया था। तो बेरूत के बाद तेहरान में अब इजराइल का बड़ा हमला, जहां पर 12 घंटे में इजराइल के ये दो हमले से भारी हलचल की स्थिति अब नजर आ रही है। जो कमांडर उन्हें मार गिराया, हमास ने इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि भी कर दी है। तो 12 घंटे में इजराइल के दो हमले से जबरदस्त हलचल है। बेरूत के बाद इजराइल ने तेहरान पर भी हमला किया। सबसे बड़े दुश्मन हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराया। हानिया अपने अंगरक्षक के साथ मारा गया। हमास ने भी अपने फिलिस्तीनी ग्रुप लीडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी। 12 घंटे पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था और उसके बाद ये दो बड़े हमले, जिससे अब हलचल तेज नजर आ रही है। हमास ने भी स्वीकारा कि किस तरह कमांडर मारा गया है। फिलहाल ये दो बड़ी घटनाएं सामने आई। कल बेरूत में हमले में हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर किया गया था। तो 12 घंटे इजराइल के दो मोस्ट वांटेड दुश्मन ढेर कर दिए गए और इजराइल का बदला पूरा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड हानिया जो है वो ढेर कर दिया गया। 1200 इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार इसे देखा जा रहा था। 250 बंधकों का ये गुनहगार था और इस पर कार्रवाई हुई। तो इस कार्रवाई में इजराइल के हिट लिस्ट में ये सबसे ऊपर था और नजर इजराइल की इसी पर थी। और अब ये सफलता इजराइल को मिली जहां हानिया को मार गिराया गया है। तो 12 घंटे में इजराइल का बदला जो है वो पूरा हो गया है। हिटलिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम था हानिया और यही टारगेट था। इसी को टारगेट पर रखकर दुश्मन को ढेर करने की रणनीति यहां बनाई और उस रणनीति में कामयाब भी होते हुए इस्माइल हानिया, जो कि ये चीफ था, जिसे उसके अंगरक्षकों के साथ ढेर कर दिया गया है। مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 دیل کرده. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار مردم غزه جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه तो इस्माइल हानिया 250 बंदूकों का गुनहगार इसको देखा जाता था और फौज शुक, जो कि बेरूत में मारा गया, 241 अमेरिकी सैनिकों का कातिल माना जाता था। हमास चीफ तेहरान में ढेर हुआ। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद भी ढेर कर दिया गया। तो 12 घंटे के अंदर ये दो मोस्ट वांटेड दुश्मन ढेर कर दिए गए। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड हानिया को ही माना जाता रहा है। 1200 इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार इसे माना जाता रहा है। तो अपना बदला एक तरीके से पूरा कर लिया है इजराइल ने। इजराइल के दो मोस्ट वांटेड दुश्मन ढेर कर लिए गए हैं। $5 मिलियन का इनाम भी घोषित था। तो फिलहाल बदला 12 घंटे के अंदर यहां पे पूरा कर लिया गया। हमास चीफ जो है वो तेहरान में ढेर कर दिया गया है। तो ये दो बड़े हमले, जिसके बाद अपना बदला भी पूरा किया। इसके साथ ही साथ ये दो कमांडर भी ढेर किए गए और इसकी पुष्टि खुद हमास की तरफ से की भी गई है कि उनके कमांडर ढेर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब जो स्थितियां हैं वो ये कि इजराइल ने अपना बदला ले लिया। अब जरा फिर से आपको बताएं, हमास के राजनीतिक विंग का चीफ था इस्माइल हानिया। 7 साल तक गजा का प्रधानमंत्री था इस्माइल हानिया, जिसको ढेर किया गया है। 2007 से 2014 तक गजा में सरकार इसने चलाई थी। 2017 में राजनीतिक ब्यूरो का चीफ ये नियुक्त किया गया था, चीफ ये बना था। 1962 में अल शाती शिविर में ये जिसका जन्म हुआ था और हमास के राजनीतिक विंग का फिर ये चीफ बना। अब डबल अटैक इजराइल की तरफ से बेरूत से तेहरान तक 12 घंटे में अगर हम देखें तो ये जो दुश्मन थे मुख्य, जिनकी टॉप लिस्ट में नाम था, उन्हें ढेर कर दिया गया इजराइल की तरफ से। तो 12 घंटे इजराइल का ये डबल अटैक बेरूत से तेहरान तक, जहां इस्माइल हानिया, जो कि 1200 इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार, फौज जो कि 12 इजरायली बच्चों की मौत का जिम्मेदार, 250 बंदूकों का गुनहगार इस्माइल और $5 बिलियन का इनामी था फौज शुक। इजराइल के हिटलिस्ट में सबसे ऊपर था इस्माइल हानिया और फौज बेरूत में
241 सैनिकों की मौत का जिम्मेदार था। तो यहाँ दो मोस्ट वांटेड दुश्मन जो हैं वो इजराइल ने ढेर कर दिया और अपना बदला एक तरीके से पूरा कर लिया। तो हानिया को लेकर लगातार कोशिशें भी थी कि इसको ढेर किया जाए। 250 बंदूकों का गुनहगार इसको माना जाता था। 1200 लोगों की मौत का जिम्मेदार इसे माना जाता रहा और उसके बाद इजराइल ने कोई गलती नहीं की। जिस तरह ये हमला हुआ बेरूत से तेहरान तक, ये दो मोस्ट वांटेड जो इजराइल की लिस्ट में सबसे ऊपर थे, उन्हें इजराइल ने ढेर कर दिया है। हालांकि मास की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में ये शामिल हुआ था हानिया, और इसके बाद ये जो हमला हुआ, ये कल की कह लीजिए एक आखिरी तस्वीर जो अभी सामने आई है। हमास चीफ हानिया की तस्वीर आपको दिखेगी। कल के शपथ ग्रहण में वो मौजूद था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उसके लिए कुछ ऐसी लेकर आएगी। इजराइल ने अपना बदला पूरा किया और इस कमांडर को ढेर कर दिया। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में ये पहुंचा था और बगल में खड़ा हुआ भी आपको नजर आ रहा है। ये कल की तस्वीर थी और लेकिन जिस तरह जबरदस्त अटैक हुआ इजराइल की तरफ से बेरूत से तेहरान तक, उसमें ये दो दुश्मन ढेर कर दिए गए। ईरान की राजधानी तेहरान में ये मार गिराया गया। इजराइल का बदला 12 घंटे में दो दुश्मन साफ हो गए। तो बेरूत में जो अटैक हुआ वो तस्वीर भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। वहां कमांडर ढेर किया गया है और हिजबुल्ला कमांडर मार गिराया गया। तो दो दुश्मन मात्र 12 घंटे में ढेर कर दिए गए। इजराइल की तरफ से तेहरान में हमास प्रमुख मारा गया, जिसे 1200 लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता रहा है। 7 अक्टूबर के हमले का इसको मास्टरमाइंड माना जाता रहा। मौत का ये जिम्मेदार रहा इस्माइल हानिया, जिसको तेहरान में ढेर किया गया। शशांक मट्टू हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशांक, आखिरकार इजराइल ने अपना बदला पूरा किया और 12 घंटे में ही दो दुश्मन साफ। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल की हमेशा से ये नीति रही है कि वो बाहरी देशों में भी, तेहरान जैसे बाहरी देशों में भी उनके जो विरोधी है उनका वध कर सकते हैं। हमें पता है कि हमास के बड़े बड़े जो नेता है, जैसे सलेह अल-अरूरी, मरवान ईसा, जो उनके बड़े बड़े नेता थे, उनको भी मार गिराया गया है और इजराइल ने ही उन्हें मार गिराया था। हम जैसे आपने इस्माइल हानिया की बात की, उनके भी परिवार की काफी 3 बेटों, 4 उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया था। तो उन्होंने पूरा बदला लिया है। ये जो अक्टूबर से जो अटैक हुए थे इजराइल के खिलाफ, उन्होंने ये पूरा बदला लिया है। और इजराइल की हमेशा से ये नीति रही है। ईरान में जो हमास के लीडर रहे हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, जो इजराइल की सिक्योरिटी के खिलाफ काम करते हैं, वो बाहरी देशों में भी उनका इनकी एक बड़ी सक्षम नीति से उन्होंने फिर से एक और बार इस नीति को दर्शाया है और उनकी सिक्योरिटी सर्विस की सक्षमता को भी दर्शाया है। शशांक, कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस तरह ये हमला हुआ उसका बदला इजराइल ने लिया। अब इजराइल ने जिस तरह ये कमांडर ढेर किया है, तो क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा? जी, अब हमें यही देखना पड़ेगा। काफी लोगों ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा। हिजबुल्लाह, जैसा कि आपने कहा था कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता को मारा गया था जो लेबनान में है। हमने देखा है काफी हफ्तों से वहां पे बॉर्डर में भी, इजराइल लेबनान के बॉर्डर में भी काफी एस्केलेशन हो रहा है, काफी तनाव बढ़ा जा रहा है। ईरान में भी हो रहा है, ईरान को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रीजन के, वेस्ट एशिया के जो तमाम देश हैं, उन सबको इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और अब वही हमारे जो काफी ज्ञानी हैं जो इस क्षेत्र को स्टडी करते हैं, उनका मानना भी ये है कि आने वाले दिनों में हमें यही चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका कोई रिस्पांस आएगा ईरान से, लेबनान से, हिजबुल्लाह से,
और अगर अगर एक रिस्पॉन्स आएगा तो ये कहा जा रहा है कि ये एक वाइडर वॉर भी बन सकती है। लेकिन शशांक, जिस तरह अभी फिलहाल ये बदला लिया गया, 12 घंटे में 2 दुश्मन यहां पर ढेर किए गए, ये इजराइल की अपनी रणनीति, आप कह रहे हैं कि अब ये आगे और बड़ी स्थिति भी पैदा कर सकती है, लेकिन सवाल बार बार वही उठता है कि आखिरकार आपने कमांडर को ढेर किया, यानी 2 कमांडर आपने ढेर किया, लेकिन वो जो पूरे हमला जिस तरह से होता है, उस पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि हमला वापस से नहीं हो सकता, उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी दोनों देश नहीं बना रहे। अगर एक हमला कर रहा है तो दूसरा बदला ले रहा है, दूसरा बदला ले रहा है तो तीसरा फिर से वो हमला कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर चलती रहेंगी तो कैसे वहां पर कुछ हल निकल पाएगा? जी, और यही जो सबसे बड़ी मुश्किल है जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, मिडल ईस्ट की बात करते हैं, यही हमेशा सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि एक पक्ष किसी का वध करता है, फिर से उसका एक रिएक्शन आता है, जैसा कि आपने कहा एक्शन का रिएक्शन होता है। और इसीलिए ये दुनिया की सबसे अनस्टेबल रीजन में से एक माना जाता है मिडल ईस्ट, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच पहले भी काफी जंग हो चुकी है। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जंग तो चलती आ रही है 7 दशकों के लिए, और यही और इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बना रहा है वो 5 दशकों के लिए बना रहा है। और इसीलिए और जब हम हमास और इजराइल की युद्ध की बात करते हैं, 40,000 लोग मारे गए हैं गाजा में, लेकिन अब भी उनकी जंग अभी भी आगे चल रही है और 7-8 महीने हो चुके हैं उस जंग को, एक साल, उस जंग के 1 साल होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। और ये जो जंग है, ये इसका अंत अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। अभी भी इजराइल का मानना है कि हमारी सिक्योरिटी नीति ये है कि हम ये जंग आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हम हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म ना कर लें। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि लेबनान से एक रिएक्शन आया है, हिजबुल्लाह के अटैक आए हैं, हुथी रेबल्स ने इजराइल की तरफ मिसाइल मारे हैं। तो इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसी कारण के लिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इसी रीजन के लिए वेस्ट एशिया और जो मिडल ईस्ट है दुनिया के सबसे अनस्टेबल रीजन में एक माना जाता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह अब इसका मैसेज जाएगा इन हमलों का? देखिए, ये तो जैसे कि मैंने कहा, ये इजराइल की एक बनी हुई नीति है। अभी तक हमने कोई इंटरनेशनल रिएक्शन देखा नहीं है। इजराइल ने भी एक्चुअली एक स्टेटमेंट नहीं बनाया, बयान नहीं दिया कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन इजराइल के एक बड़े मंत्री ने कह दिया है कि जो हुआ वो सही हुआ। जो हनिया जैसे कमांडर हैं उनको मार गिराना चाहिए। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक बड़े सरकारी मंत्री ने ये कहा है, तो हम इजराइल से एक रिएक्शन जरूर देखेंगे। अभी हमने पूरी दुनिया, लेकिन मुझे लगता है कि जब इजराइल, हमास एक दुनिया में एक जाना माना टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसीलिए अगर इजराइल उनके एक बड़े लीडर को बाहर गिराए, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन में इजराइल के खिलाफ ज्यादा कोई इंटरनेशनल ओपिनियन रहेगा। लेकिन दुनिया के तमाम देश ये देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या हमास की तरफ से एक और रिटेलिएशन आएगा? क्या ईरान की सेना जो खुद बड़ी सक्षम है, क्या उनकी तरफ से एक रिएक्शन आएगा? लेबनान और हिजबुल्लाह का रिएक्शन क्या रहेगा? क्योंकि तमाम देशों का मानना यह है कि अब हमें इस जंग को रोकना चाहिए, अब हमें स्थिरता की जरूरत है, हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। और उनका मानना होगा कि अगर आगे समय में अगर ये जंग बढ़ती रही तो एक वाइडर वॉर बन सकती है, और दुनिया के कोई भी देश ये नहीं चाहते, वो स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और तो दुनिया के देश दुनिया की जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो वही देखेगी कि आने वाले दिनों में क्या हमारे पास स्टेबिलिटी होगी इस क्षेत्र में, या क्या हम और स्थिरता देखेंगे, और लड़ाई देखेंगे, और तनाव देखेंगे। तो यही इंटरनेशनल रिएक्शन का दबाव का फोकस इसी पे होगा। ठीक है।